हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, सम्मानित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राम कुमार जी, सम्मानित हमारे नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर जी, सम्मानित हमारे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी संजय अवस्थी जी, सम्मानित कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी जी, सम्मानित भोरंज के विधायक हमारे सुरेश कुमार जी, सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी सेठी साहब, हमारे अरुण शर्मा जी बुगाट बैंक के चेयरमैन, हमारे जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश जी, हमारे दून के ब्लॉक अध्यक्ष कुलतार सिंह ठाकुर जी, हमारी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरभजन सिंह जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं और बद्दी की महान जनता, सारा समय तो हमारे इस क्षेत्र के विधायक, दून के विधायक राम कुमार जी ले गए। उन्होंने जब गाड़ी में मैं बैठा हुआ था तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा और तकरीबन 45 मिनट बोल गए। तो हमारे जो 2 मंत्री महोदय जो हमारी सरकार में कमीना मंत्री है, कर्नल धनीराम शांडिल जी और विक्रमादित्य जी, उन्होंने कहा अब आप ही बोलिए, नहीं तो हमारा भी समय चला जाएगा। और जब बोल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमको सिर्फ एक बार के लिए बुलाया गया, फिर नहीं बुलाया गया है। इतनी मांगे इन्होंने रख ली, इन्होंने सोचा मौका मिला, पता नहीं अगली बार आना कि नहीं आना। हम तो बद्दी में हमेशा आएंगे और बद्दी हमारा घर है। 11 दिसंबर 2022 को जब हिमाचल की जनता ने, आम जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने, किसान, युवा, महिलाएं, गरीब, मजदूर, दलित, सब लोगों ने जब कांग्रेस की सरकार को अपना मत देकर सत्ता में लाया और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसके बाद से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हम लोग जो हमारी सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य अधिकारी है, दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उसको दूर करने के लिए जूझ रहे हैं। प्रदेश की ऐसी आर्थिक बदहाली पिछले 75 साल में कभी नहीं देखी गई, जहां अगले महीने के सरकार का खर्चा और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं थे। अब मैं तो नया मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला, मुझे जब वो मेरे जो अधिकारी जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी और उसमें दिखाया कि आपके पास इतना ही पैसा रह गया है और आप अगले महीने की जो कर्मचारी अधिकारी है उनको वेतन भी नहीं दे सकते। अगर जब वेतन नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। और हमें पिछली सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए आज तक 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। हमने कर्ज क्यों लिया? उसके अलावा अगर जो इन्होंने लास्ट के 6 महीने में 920 संस्थान खोल दिए होते और हमने उनको मान लिया होता तो 5,000 करोड़ रुपए का और जरूरत पड़ती।
आपको पता है कि प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति पर जो इस सभागार में बैठा हुआ आदमी है, आज तक 92,840 रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता के प्रत्येक व्यक्ति के पर चढ़ा हुआ है। 75,000 करोड़ का कर्जा है, 11,000 करोड़ की देनदारियां हैं, और ये संस्थान खोल देते तो 5,000 करोड़ रुपया और देना पड़ता। हमने फैसला किया हम संस्थान खोलेंगे, पर पहले वहां अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जहां पीएससी से बढ़ाकर सीएससी खोलना तो वहां डॉक्टर चाहिए, सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। जहां हाई स्कूल से +2 करना है वहां पहले टीचर चाहिए। महज 2 क्लास से आगे लाने से वो स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाता। और पहली बार आजादी के 75 साल बाद ये सोचा गया कि हमारे राज्य के आर्थिक हालत कैसे ठीक हो, उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए हम दिन रात कार्य करते रहे। हमारी सरकार ने मेहनत की। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठा करते थे। जो अधिकारी 6 बजे चले जाते थे, 5 बजे चले जाते थे, उन अधिकारियों ने हमारे साथ पूरा साथ दिया और पूरी रात बैठकर इस हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है उस दिशा में आगे बढ़े। और हमने प्रयास किया और ये अंदाजा लगाया कि हिमाचल में 172 बिजली पावर प्रोजेक्ट है जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। हिमाचल की नदियों से बहता हुआ सोना उन 172 प्रोजेक्ट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जेब तो भर रहा है, लेकिन गरीब आम किसान आम जनता की उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमने मेहनत करके वाटर सेस एक्ट लगाया ताकि हिमाचल प्रदेश को 2,000 करोड़ रुपए की आय हो। हमारे जो साथी पंजाब के थे, मैं उनसे मिला, मैंने कहा ये पानी पर कोई सेस नहीं है। जो 172 बिजली के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उनसे जो जनरेशन होती है उस जनरेशन के आधार पर ये टैक्स लगा है। इससे हिमाचल के लोगों को 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व होगा। दूसरा फैसला, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी। 10% बढ़ाकर शराब के ठेके रिन्यू हो जाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया और जब शराब के ठेकों की नीलामी हुई तो 10% बढ़ाकर रिन्यू नहीं हुआ, 40% की बढ़ोतरी उस ठेकों में हुई। वो किसका पैसा है? वो आपका गरीब जनता का पैसा है। हमने कहा कि हम अपने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जाल से मुक्त करवाना है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला, युवा साथी जिसके कंधों पर कर्ज का बोझ चढ़ा है उसको खत्म करना है, आगे बढ़ना है। और हमने पहला बजट दिया। पहले बजट में किस प्रकार का दिशा तय की जाए और किस प्रकार से इस प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आए, उस दृष्टि से हमने दिन रात मेहनत करके मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से उसका एक एक चीज का अध्ययन किया और पाया कि जो समाज में हम आम इंसान हैं, जो समाज में एक आम व्यक्ति क्या महसूस करता है, उसको इस बजट में दर्शाने की कोशिश की। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी ओल्ड पेंशन स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी
ताकि बुढ़ापा उनका सुखमयी हो सके। उसमें मानवीय दृष्टिकोण था, सामाजिक दृष्टिकोण था। 1,36,000 परिवारों को हमने आर्थिक तंगी के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा होती है कि सचिवालय में जाकर अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उस आवाज के पास पहुंचा जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। मैं अनाथ आश्रम गया जिसकी कोई मांग नहीं होती। उन अनाथ बेटियों से मुझे सीखने का मौका मिला और ये पाया ये कभी भी अपनी मांगों को लेकर मुझसे नहीं मिल पाएंगे। सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिस की मांग को लेकर मिल सकते हैं, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए अपनी मांग को लेकर मिल सकते हैं। जिसकी माता नहीं होती, जिसका पिता नहीं होता, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का क्या दर्द होगा। उस भावना को मैंने समझा, उस भावना को मैंने समझा। मैंने कहा इन बच्चों की मदद तो कोई भी उद्योगपति पढ़ने के लिए कर सकता है कि मैं इसको पढ़ा देता हूं, इसको शिक्षा ग्रहण करवा देता हूं। वो हमेशा उस दया की दृष्टि पर रहेगा। वो हमेशा उस उद्योगपति की तरफ ये देखता रहेगा कि कब मेरी फीस जमा होगी, कब मेरे पैसे जमा होंगे और कब मुझे उसके पैसे मिलेंगे, फोन करता रहेगा। हमने हिंदुस्तान का पहला 6,000 अनाथ बच्चों को उनका अधिकार दिया और जो बच्चा 0 से 27 साल तक सरकार ही उसकी माता होगी, सरकार ही उसका पिता होगी। अब क्या अधिकार दिया है आपको भी, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो बच्चा अनाथ हो जाएगा, जिसकी माता नहीं होगी, पिता नहीं होगी, सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी। 18 साल की उम्र के बाद अगर उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, अनाथ आश्रम में रहता है तो भी ठीक है, अगर अपने मामा, चाचा, ताए या गांव में किसी रिश्तेदार के पास रहता है तो भी ठीक है। 18 वर्ष के बाद उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आईआईटी, एम्स, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए सरकार उसका पूरा फीस देगी और सरकार पूरा फीस देगी और सरकार उसका हॉस्टल का खर्च भी देगी। फीस के साथ हॉस्टल का खर्च भी देगी और 4,000 रुपया पॉकेट मनी हर महीने उस बच्चे को मिलेगा। जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को हम घुमाने के लिए साल में एक बार, कई बार गोवा ले जाते हैं, केरला ले जाते हैं, उन बच्चों को हमारी सरकार एक बार बाह्य घूमने की सुविधा देगी। जिनके माता पिता नहीं है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देगी। यही नहीं, उसको कपड़े का खर्च भी सरकार उपलब्ध करवाएगी और जब 27 साल की उम्र तक अगर खुद नौकरी नहीं लग पाएगा तो 3 विषय जगह उस अनाथ बच्चे को देगी। क्योंकि ये योजना जो है सरकार ही माता, सरकार ही पिता की दृष्टिकोण से हम लेकर आए हैं। हमारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम समाज के उस गरीब आदमी तक पहुंचना चाहते हैं, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और ये दर्शाना चाहते कि सरकार आपका दर्द जानती है। हमने देखा कई गरीब बच्चे होते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सरकार ने इस बजट में जिसकी आय 3 लाख रुपए तक है, उन बच्चों को अगर जो पढ़ने में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, 1% की ब्याज के दर से उसे शिक्षा का लोन प्राप्त होगा ताकि वो अपनी निश्चित तौर पर पढ़ाई कर सके। हम 1% भी खत्म कर सकते थे, हम मुफ्त में उसको बोल सकते थे कि आपके पैसे हम देंगे, लेकिन नहीं, हम उस युवा साथी को, उस छात्र को
जिम्मेवार बनाना चाहते हैं ताकि उसके मन में ये भावना रहे कि मैंने 1% लोन उठाया है, मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई करूं। कहीं यही ना सोचे कि मुफ्त में मिल रहा है तो पढ़ूं ही ना। इस दृष्टि से हमने कार्य कर रही है। जब कोई महिला, माता, बहन हमारी विधवा हो जाती है तो उसका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर गरीब परिवार से होती है। हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 के लगभग और तकरीबन 7,000 विधवाएं महिलाएं जो है उनको मकान बनाने के लिए हमारी सरकार पैसा देगी और पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में देगी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण परिवेश में प्रवेश करता है, निवास करता है। हम सब लोग गांव से आते हैं, गांव की जिंदगी को हम लोगों ने जिया है। अब गांव का किसान क्या चाहता है, कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमने कहा कि हमारे युवा साथी, मैंने देखा 30,000 के करीब युवा साथी हमारे टैक्सी चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लोन भी पूरा नहीं होता। तकरीबन 8,000 के करीब ट्रक चलाते हैं, 1,000 के करीब प्राइवेट बस चलाते हैं। कैसे इनकी आय बढ़े? कुछ गुड्स कैरियर की जीपें चलाते हैं। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में ये दिया कि जो भी, और हिमाचल के जो वातावरण को प्रदूषित ना करे, कि जो भी युवा साथी अगर 12 लाख की इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेता है उसका 6 लाख रुपया उपदान के रूप में, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के रूप में उसको हमारी सरकार देगी। 1 करोड़ के ट्रक में जो इलेक्ट्रिकल में जाएगा 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि अभी 1 करोड़ का ट्रक है। 1 करोड़ के बस में 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अभी हौसला नहीं बना है युवाओं का। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको अभी इसके फायदे नहीं पता है। डीजल की गाड़ी भी आप महीने का 10,000 रुपए का डीजल खर्च करके पूरे महीने में 20,000 रुपए कमा सकते हैं। डीजल की गाड़ी में जिसमें 10,000 रुपए का डीजल डलता है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी में 1,000 रुपए से आपका आय हो जाएगी। 9,000 रुपए की वो बचत होगी, और एक्स्ट्रा जब चलोगे उससे और बचत होगी। तो ये बजट स्वरोजगार की तरफ को भी जाने की दिशा तय करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी की तरफ बढ़ते हुए कदम है। यही नहीं, अब गांव में जगह है, कई हमारे साथी बद्दी में आके मेहनत करते हैं। अब उनकी मेहनत क्या होती है? 20,000 मिल गया, 15,000 नौकरी मिल गई। हमने कहा नहीं, हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के किसान को हम स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते हुए, जिनके पास जमीन है उसको हमने एक योजना लाई। बंदरों के कारण लोगों ने फसल उगाना बंद कर दिया है, जंगली गाय के कारण लोगों ने फसल उगाना बंद कर दिया है। फिर रात को और हमारी जो गाय छोड़ी होती है वो चली होती है, वो पूरी कणक खा जाती है, पूरी मक्की खा जाती है। अब कैसे आगे बढ़ा जाए? हमने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के साथियों को बोला कि अपनी जगह में आप सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, सरकार आपको 40% सब्सिडी देगी। अब 1 मेगावाट के लिए 25 करनाल, 30 करनाल की जरूरत होती है, यानी कि 15 बीघे की जरूरत होती है। कितने की? 15 बीघे सबके पास होते नहीं। और खर्चा कितना है? 4 करोड़। 4 करोड़ का 40%, 1 करोड़ 60 लाख सरकार देगी, और 60 लाख रुपया हर साल जो उसने लोन लिया, जो सोलर पावर से पावर जनरेट होगी,
वो सरकार उसको से 1 मेगावाट में खरीदेगी और 60 लाख रुपया उसको हर साल देंगे। 4 साल में उसका प्रोजेक्ट फ्री और 5वें साल में वो अपनी आय कमाना शुरू करता है। पहले साल से ही 20 लाख की आय उसको हो जाएगी, 1 साल में 20 लाख की। जिसके पास 4 बीघे जगह है वो 250 किलोवाट में 15 लाख रुपया साल का कमा सकता है। ये योजना हम आपके लिए लेकर आए। अब समय काफी हो गया है क्योंकि मुझे अभी काफी बोलना था, लेकिन अगली बार बोलूंगा। यहां से उड़ने का समय जल्दी है। हमारा समय हमारे विधायक राम कुमार जी, हमारे सीपीएस जो वो खा गए। फिर भी हम हिमाचल प्रदेश को 4 साल में, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाएंगे और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। ये मैं आपको कहने जा रहा हूं, सबसे अमीर राज्य होगा। आप गौरव महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे, आप गर्व से कहेंगे कि हम हिमाचली घबराएंगे नहीं दिल्ली जाके कि मैं पहाड़ी हूं। एक जो घबराहट होती है, आप रोजगार देने वाले बनेंगे। 10 साल में इस बजट ने वो दिशा तय कर दी है। हम उसको धरातल पर लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो राम कुमार जी ने मांगा है, राम कुमार जी हमसे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। और इन्होंने फटाफट मांग लिया कि अगली बार 5 साल तक कोई आए ही ना। सब चीजें मांग ली। आपको हर शेर भी नहीं मरना है। तो ये चाह रहे कि अगले 5 साल में आए ना, इसलिए फटाफट ही ले लो। और बोलते ना खोस लो फटाफट, एक खोसने वाली नीति और चल पड़े। पर जो इन्होंने कहा है, जो यहाँ की जरूरत है, बद्दी एक बढ़ता हुआ शहर बन चुका है। यहाँ 1 अक्टूबर से पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, पैसे का प्रावधान करेंगे। यहाँ एसडीएम के ऑफिस की शुरुआत हो जाएगी। ये 6 महीने इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी व्यवस्था को ठीक करना है, अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। 1 अक्टूबर से बीडीओ ऑफिस की भी शुरुआत यहां से हो जाएगी। जो बीएमओ ऑफिस है उसमें हमारे को खर्चा कम लग रहा है, इसलिए हम उसको तो तुरंत प्रभाव से शुरू कर देंगे। और भी इन्होंने जो बोला है वो जरूरत और समय के हिसाब से दोबारा जब बुलाएंगे तो उस समय तो रखना कुछ, तो उस समय पूरा कर देंगे। लेकिन एक इन्होंने पटवार खाना बोला झाड़ मजरी में, उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। एक मडेसर का डीनोटिफाई हो द्वार का मडेसर जो स्कूल जिसमें बच्चों की हाजिरी ज्यादा होगी, जिसमें बच्चों की हाजिरी ज्यादा होगी, नीड बेस होगा, उसको भी हम इसी 70 से शुरू कर देंगे। अंत में इसी उद्देश्य, इसी आशा के साथ, और जो बस अड्डा है उसका आप डीपीआर सबमिट करेंगे, उसके बाद उसकी अगली कार्रवाई को हम आगे तुरंत प्रभाव से शुरू कर देंगे। बस अड्डे की जरूरत भी है। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए हम उन लोगों में से नहीं हैं जो 5 साल तो मौज मस्ती करते रहे, प्रदेश के हित की बात नहीं सोची, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं सोची। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला समय हिमाचल के लोगों का है, हिमाचल की युवा पीढ़ी का है, हिमाचल के किसान का है, हिमाचल की महिला का है। हम नशे के खिलाफ भी कड़ा कानून लेके आ रहे हैं। जो नशा बेचने वाले हैं उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, और जो नशे के कारोबार में सम्मिलित है, हमने संकल्प पारित किया है, मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। नशे के खिलाफ हमारा अभियान अभी निम्न स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में बहुत कठोर कार्रवाई होगी। किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें नहीं माना जाएगा। नशे के सौदागर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। मैं इंडस्ट्रीज को भी ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की कोई एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन हमारी सरकार सहन नहीं करेगी।
हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप इंडस्ट्रीज लगाइए, हमारे सभी एमएलए, आपके लोकल एमएलए भी आपकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं हिमाचल में अभी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, ये सारी जो चीजें हैं एक ही विंडो के नीचे होगी, उसकी 2 प्रेजेंटेशन होगी। आने वाले समय में हम उस इंडस्ट्रीज को मौका देंगे जो इंडस्ट्रीज हमारे वातावरण और हमारी संस्कृति के हिसाब से होगी, उसको हम बढ़ावा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।